कहानी की शुरुआत साल 1954 से होती है, जहां एक पुरानी और जर्जर फेरी शिप घने कोहरे को चीरती हुई शटर आइलैंड की ओर बढ़ रही थी। शटर आइलैंड एक ऐसी जगह थी जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये कोई साधारण आइलैंड नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी और खौफनाक जगह थी, जहां उन अपराधियों को रखा जाता था जिन्होंने गंभीर अपराध किए थे और जो मानसिक रूप से बीमार भी थे। यही वह जगह थी जहां टेड इस समय जा रहा था, लेकिन उसे अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस आइलैंड पर एक ऐसा बड़ा रहस्य छिपा हुआ है जिसका सच उसके सामने धीरे धीरे खुलने वाला था। पिछली रात इस आइलैंड पर एक अजीब घटना होती है। शटर आइलैंड से एक महिला कैदी अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उस महिला का नाम रैचेल था। टेड, जो एक फेडरल मार्शल था, अपने नए पार्टनर चक के साथ इस मामले की जांच करने के लिए आइलैंड पर जा रहा था। समुद्र में मौसम बेहद खराब था। चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थीं और ऊंची लहरें उठ रही थीं। टेड को समुद्री यात्रा बिल्कुल पसंद नहीं थी। जहाज के हिलने डुलने और लहरों को देखकर उसे उल्टी आने लगी। सफर के दौरान चक ने उससे उसकी निजी जिंदगी के बारे में बात करने की कोशिश की। तभी पता चला कि टेड की पत्नी की मौत एक भयानक आग में हो चुकी थी। माहौल थोड़ा भारी हो गया, इसलिए चक ने उसे एक सिगरेट दी ताकि उसका ध्यान बट सके और वह थोड़ा सहज महसूस करे। द्वीप पर पहुंचने के बाद दोनों का स्वागत अस्पताल के अधिकारियों ने किया। पूरे इलाके में हथियारबंद गार्ड तैनात थे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी अस्पताल में नहीं बल्कि किसी सैन्य जेल में आए हों। इसके बाद वे लोग गाड़ी में बैठकर अस्पताल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में ऊंची और मजबूत दीवारें दिखाई दे रही थीं, जिन पर बिजली के तार लगे हुए थे। ये जगह किसी किले से कम नहीं लग रही थी। रास्ते में उन्हें एक कब्रिस्तान भी दिखाई दिया, जहाँ एक कब्र पर लिखा था, याद रखना, हम भी कभी जिंदा थे, हमने भी प्यार किया था और हम भी हंसे थे। कुछ देर बाद वे अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वहां अस्पताल के उप निदेशक ने उन्हें पूरे संस्थान के बारे में जानकारी दी। उसने बताया कि अस्पताल को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ए वार्ड में पुरुष मरीज रखे जाते हैं, बी वार्ड में महिला मरीज और सी वार्ड में सबसे खतरनाक तथा हिंसक अपराधियों को रखा जाता है। उसने खास तौर पर चेतावनी दी कि सी वार्ड में बिना विशेष अनुमति के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वहां जाने के लिए उसकी और डॉक्टर कॉली की लिखित अनुमति जरूरी थी और साथ ही उनका व्यक्तिगत रूप से मौजूद होना भी अनिवार्य था। इसके बाद दोनों से उनके हथियार जमा कराने को कहा गया। टेड को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन नियमों का पालन करते हुए उसने अपनी बंदूक तुरंत जमा कर दी। दूसरी तरफ चक अपनी बंदूक देने में काफी असहज दिखाई दिया और उसे हथियार सौंपने में काफी समय लगा। उसी समय अस्पताल के मरीज बाहर खुले मैदान में घूम रहे थे। सभी के हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थीं। कुछ लोग मुस्कुराकर उनका स्वागत कर रहे थे, कुछ अजीब नजरों से उन्हें घूर रहे थे और कुछ के चेहरे इतने डरावने थे कि उन्हें देखकर ही बेचैनी होने लगती थी। पूरे वातावरण में एक अजीब सी घुटन और डर महसूस हो रहा था। इसके बाद दोनों डॉक्टर कॉली के ऑफिस में पहुंचे। ऑफिस की दीवारों पर अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड और तस्वीरें लगी हुई थीं। उनमें उन पुराने तरीकों का जिक्र था जिनका इस्तेमाल मानसिक रोगियों के इलाज के नाम पर किया जाता था। कई तरीके बेहद क्रूर और हिंसक थे। डॉक्टर कॉली ने टेड से कहा कि भले ही हर मरीज को पूरी तरह ठीक न किया जा सके, लेकिन कम से कम उन्हें उम्मीद, आत्मविश्वास और मन की शांति देने की कोशिश की जा सकती है। जब टेड को पता चला कि यहाँ मौजूद अधिकतर मरीज हत्यारे हैं, तो उसने कहा कि ऐसे लोगों को शांति देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर कॉली ने जवाब दिया कि उनका काम मरीजों का इलाज करना है, उनका न्याय करना नहीं। उन्होंने कहा कि वे अपने किसी भी मरीज के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखते। इसके बाद डॉक्टर कॉली ने रैचेल के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि रैचेल इस अस्पताल की सबसे खतरनाक मरीजों में से एक थी। उसने अपने 3 बच्चों को अपने घर के पीछे मौजूद झील में डुबोकर मार डाला था। उसके पति की मौत नॉर्मंडी लैंडिंग के दौरान हुई थी। जब डॉक्टर कॉली ने रैचेल की तस्वीर टेड के सामने रखी तो अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। तस्वीर देखते ही उसके दिमाग में पुराने युद्ध की यादें लौट आईं। उसे जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप याद आने लगे, जहां उसने युद्ध के दौरान अनगिनत भयानक दृश्य देखे थे। उन दर्दनाक यादों के कारण उसे तेज माइग्रेन का दौरा पड़ गया। उसने तुरंत एस्पिरिन मांगी। ऐसा लग रहा था मानो डॉक्टर कॉली पहले से इसके लिए तैयार थे। उन्होंने बिना देर किए उसे दवा दे दी। दवा देने के बाद डॉक्टर कॉली ने आगे बताया कि रैचेल पिछले 2 सालों से इस अस्पताल में थी, लेकिन उसने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि वह मानसिक अस्पताल में है। उसने कभी अपने अपराध भी नहीं माने। वह आज भी यह मानती थी कि उसके बच्चे जिंदा हैं। उसकी कल्पना की दुनिया इतनी मजबूत हो चुकी थी कि वह अस्पताल को अपना घर समझती थी और वहां मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों को अपने पुराने परिचितों की तरह देखती थी। उसने अपने दिमाग में एक पूरी काल्पनिक दुनिया बना ली थी और उसी झूठी दुनिया में जी रही थी।
लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात उसकी गुमशुदगी थी। उसका कमरा पूरी तरह बंद था। बाहर 24 घंटे गार्ड तैनात रहते थे, फिर भी वह अचानक कैसे गायब हो गई, यह किसी की समझ से बाहर था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो गई हो। इसके बाद टेड और चक उस कमरे की जांच करने गए जहां रैचेल को अकेले रखा जाता था। कमरे में मौजूद अलमारी के अंदर अस्पताल की तरफ से दिए गए दोनों जूते अभी भी रखे हुए थे। इसका मतलब था कि वह नंगे पैर कहीं गई थी। कमरे की बारीकी से जांच करते समय टेड की नजर बिस्तर के पास फर्श में बने एक छोटे से छेद पर पड़ी। उसने वहां हाथ डाला और एक छोटा सा कागज निकाला। कागज पर एक रहस्यमय संदेश लिखा था, 4 का नियम, नंबर सेडसफट कौन है। यह संदेश देखकर टेड के मन में नए सवाल खड़े हो गए। आखिर यह नंबर सेडसफट कौन था और 4 का नियम किस ओर इशारा कर रहा था। इसके बाद वे लोग उस रास्ते पर पहुंचे जहां से रैचेल के भागने की संभावना थी। वहां कुछ पुरुष मरीज ताश खेल रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। डॉक्टर कॉली ने कहा कि यदि रैचेल इस रास्ते से भागी होती तो यहाँ मौजूद किसी न किसी व्यक्ति ने उसे जरूर देखा होता। ये बात सुनने के बाद टेड ने फैसला किया कि वह इस मामले से जुड़े हर व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करेगा। पूछताछ शुरू करने से पहले उपनिदेशक टेड और चक को रैचेल की तलाश में चल रहे सर्च ऑपरेशन को दिखाने ले गया। लेकिन यह देखकर टेड को हैरानी हुई कि पूरे खोज अभियान में केवल वही एक ऐसा व्यक्ति था जो इस मामले को गंभीरता से ले रहा था। बाकी गार्ड और कर्मचारी ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे यह कोई खास बात ही ना हो। कुछ लोग सुस्ती से इधर उधर घूम रहे थे तो कुछ बस औपचारिकता निभाते हुए दिखाई दे रहे थे। घंटों तलाश करने के बाद भी रैचेल का कोई पता नहीं चला। न वह मिली और न ही उसकी लाश। टेड ने उपनिदेशक से पूछा कि क्या उन्होंने समुद्र किनारे मौजूद गुफाओं और पुराने लाइट हाउस की भी तलाशी ली है। इस पर उपनिदेशक ने जवाब दिया कि रैचेल अपने दोनों जूते कमरे में छोड़ गई थी। नंगे पैर वह चट्टानों से भरे खतरनाक रास्तों पर चल ही नहीं सकती थी और न ही खड़ी चट्टानों पर चढ़कर किसी गुफा तक पहुंच सकती थी। जहां तक लाइट हाउस की बात है, वहां भी पहले ही तलाशी ली जा चुकी थी। लेकिन टेड को उसकी बातों में कुछ अजीब लगा। उसके चेहरे पर संदेह साफ दिखाई देने लगा। अस्पताल लौटने के बाद टेड ने अपनी पूछताछ शुरू की। उसने सबसे पहले उन लोगों से सवाल किए जो उस रात ड्यूटी पर थे। जब उसने पूछा कि रैचेल के कमरे के बाहर कौन तैनात था तो सबने एक गार्ड की ओर इशारा किया जिसका नाम ग्लेन था। टेड ने ग्लेन से विस्तार से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में ग्लेन ने दावा किया कि वह पूरी रात अपनी जगह पर मौजूद था और कहीं नहीं गया। लेकिन जब टेड ने लगातार सवाल पूछने शुरू किए तो ग्लेन की बात बदल गई। उसने कहा कि वह थोड़ी देर के लिए टॉयलेट गया था। ये सुनते ही डॉक्टर कॉली नाराज हो गए और बोले कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद टेड ने पूछा कि रैचेल ने उस रात ग्रुप थेरेपी के दौरान क्या कहा था। एक नर्स ने बताया कि रैचेल लगातार आने वाले तूफान को लेकर परेशान थी। वह अक्सर इस जगह के बारे में शिकायत करती रहती थी और पिछली रात भी ऐसा ही कर रही थी। यह बात सुनकर कमरे में मौजूद कई लोग हल्का सा हंसने लगे, लेकिन टेड को यह बात मजाक जैसी नहीं लगी। फिर उसने पूछा कि उस थेरेपी सेशन के दौरान कौन डॉक्टर मौजूद था। नर्स ने बताया कि डॉक्टर शीहान वहां थे जो रैचेल के मुख्य चिकित्सक थे। ये सुनकर टेड ने तुरंत डॉक्टर कॉली से कहा कि वह डॉक्टर शीहान से बात करना चाहता है। लेकिन अजीब संयोग यह था कि डॉक्टर शीहान छुट्टी पर थे और इस समय द्वीप पर मौजूद नहीं थे। टेड ने जिद की कि वह तुरंत डॉक्टर शीहान से फोन पर बात करना चाहता है। लेकिन उसी समय बताया गया कि तूफान की वजह से सभी टेलीफोन लाइनें खराब हो चुकी हैं और बाहर किसी से संपर्क करना संभव नहीं है। मजबूर होकर टेड को यह बात फिलहाल छोड़नी पड़ी। उस शाम डॉक्टर कॉली ने टेड को अपने घर पर आमंत्रित किया। डॉक्टर का घर अस्पताल की तुलना में बिल्कुल अलग था। वहाँ का माहौल शांत और सलीकेदार था। कमरे में एक ग्रामोफोन पर धीमा शास्त्रीय संगीत बज रहा था। लेकिन उस सुकून भरे माहौल के बीच टेड के मन में पुराने युद्ध की यादें फिर से जाग उठी। उसे याद आया कि जब वह सेना के साथ जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप में दाखिल हुआ था तब वहाँ हर तरफ बर्फ में जमी हुई लाशें पड़ी थीं। हजारों निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसे एक जर्मन अधिकारी भी याद आया जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन पहली गोली में उसकी मौत नहीं हुई थी। टेड ने उसकी पिस्तौल दूर लात मारकर फेंक दी थी और फिर उसे तड़प तड़प कर मरते हुए देखा था। उस दिन के बाद से उसके मन में जर्मनों के प्रति गहरी नफरत बैठ गई थी। यही कारण था कि जब उसने डॉक्टर नेहरिंग को देखा जिनकी जर्मन लहजे वाली अंग्रेजी उसे सुनाई दी तो उसके मन में तुरंत अविश्वास पैदा हो गया। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन कुछ ही देर में बहस में बदल गई। टेड असल में डॉक्टर शीहान की फाइल देखना चाहता था, लेकिन बहस इतनी बढ़ गई कि उसकी यह कोशिश भी नाकाम हो गई। उस रात टेड अपने कमरे में अकेला बैठा उस रहस्यमय पर्ची को देख रहा था जिस पर लिखा था 4 का नियम,
नंबर 67 कौन है? बाहर आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज गर्जना हो रही थी। तभी अचानक एक चमकदार बिजली कमरे में रोशनी भर देती है और टेड को ऐसा महसूस होता है जैसे वह किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। उसे अपनी मृत पत्नी डोलोरेस दिखाई देती है। वह एक अजीब और सुनसान अपार्टमेंट में खड़ी थी। चारों तरफ धुएं और राख के कण उड़ रहे थे। डोलोरेस धीरे धीरे एक खिड़की तक जाती है और बाहर झील की ओर देखने लगती है। टेड अपनी पत्नी को देखता है, लेकिन उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। उसकी पीठ बुरी तरह जली हुई थी, जैसे आग ने उसे पूरी तरह झुलसा दिया हो। टेड घबराकर उसकी तरफ बढ़ता है और उसे गले लगा लेता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसकी पत्नी के पेट से पानी और खून बह रहा है। कुछ क्षण पहले जो शरीर आग से जला हुआ दिखाई दे रहा था, अब वह पूरी तरह भीगा हुआ था। डोलोरेस धीरे से कहती है, रेचल अभी भी अस्पताल में है और वह भी यहीं है। टेड तुरंत पूछता है, वह कौन है? डोलोरेस के चेहरे पर डर फैल जाता है। फिर वह एक नाम लेती है, एंड्रयू लेडिस। नाम लेते ही उसका चेहरा धुंधला पड़ने लगता है और कुछ ही क्षणों में वह गायब हो जाती है। टेड अपने हाथों में पानी लिए अकेला खड़ा रह जाता है। उसके चारों तरफ सिर्फ राख और अंधेरा बचता है। अचानक वह झटके से जाग जाता है। उसे एहसास होता है कि वह एक भयानक सपना देख रहा था। छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं और बाहर तूफान पूरी ताकत से चल रहा था। हवाएं इतनी तेज थीं कि पूरा भवन कांपता हुआ महसूस हो रहा था। एक गार्ड उसे बताता है कि तूफान इतना भीषण है कि अब फेरी सेवा बंद हो चुकी है। इसका मतलब था कि फिलहाल कोई भी द्वीप छोड़कर नहीं जा सकता। यह सुनकर टेड समझ गया कि अब उसके पास यहीं रुककर जांच जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए अगली सुबह वह फिर से डॉक्टर कॉली से मिलने निकल पड़ता है। उसे लगता था कि रेचल और इस पूरे अस्पताल के बारे में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। अगली सुबह भी तूफान का असर बना हुआ था। द्वीप से बाहर निकलना अब भी नामुमकिन था। इसलिए टेड ने अपनी जांच और गहराई से जारी रखने का फैसला किया। वह डॉक्टर कॉली के पास पहुंचा और रेचल के बारे में ज्यादा जानकारी मांगने लगा, लेकिन सीधे जवाब देने की बजाय डॉक्टर कॉली ने उस दौर की मनोचिकित्सा के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि उस समय मानसिक रोगों के इलाज को लेकर दो अलग अलग विचारधाराएं थीं। एक पक्ष का मानना था कि मानसिक मरीजों के दिमाग की सर्जरी करके उन्हें शांत और आज्ञाकारी बनाया जा सकता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे इंसान की असली पहचान और व्यक्तित्व को खत्म करने वाला तरीका मानता था। डॉक्टर कॉली ने बताया कि उन्होंने भी रेचल को कई तरह की दवाइयां दी थीं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह कभी अपने अपराध को स्वीकार ही नहीं करती थी। उनके अनुसार जब तक कोई व्यक्ति सच्चाई को नहीं मानता, तब तक उसका इलाज करना लगभग असंभव होता है। इसके बाद टेड ने फैसला किया कि वह उन मरीजों से पूछताछ करेगा जो रेचल के साथ थेरेपी सेशन में शामिल होते थे। सबसे पहले जिस मरीज से बात की गई, उसने रेचल का नाम सुनते ही उसके प्रति अपनी गहरी नफरत जाहिर करनी शुरू कर दी। वह लगातार उसे कोसता रहा और इतनी तीखी बातें करने लगा कि माहौल तनावपूर्ण हो गया। उसकी बातें सुनकर टेड भी बेचैन होने लगा। उसका सिर दर्द बढ़ गया और वह तनाव में अपनी पेंसिल को बार बार मेज पर घिसने लगा। उसकी यह हरकत देखकर मरीज घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वह यहाँ से जाना चाहता है। स्थिति बिगड़ती देख गार्ड उसे वहाँ से ले गए और आसपास मौजूद नर्सें भी काफी असहज हो गईं। इसके बाद एक महिला मरीज से पूछताछ की गई। उसने बताया कि रेचल का मुख्य डॉक्टर शीन था और उसके अनुसार वह बेहद शांत स्वभाव और दयालु इंसान थे। पूछताछ के दौरान महिला ने चक से पानी लाने के लिए कहा। जैसे ही चक कमरे से बाहर गया, उसने तेजी से टेड की नोटबुक उठाई और उसमें कुछ लिखकर तुरंत वापस रख दी। जब चक पानी लेकर लौटा तो सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन टेड ने बाद में अपनी नोटबुक खोली तो उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ था, रन, यानी भाग जाओ। ये देखकर टेड हैरान रह गया। पूछताछ खत्म होने से पहले टेड ने महिला से एक और सवाल किया। उसने पूछा कि क्या वह एंड्रयू लेडिस नाम के किसी आदमी को जानती है। यह नाम सुनते ही महिला का चेहरा बदल गया। उसने गंभीर आवाज में कहा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानती और तुरंत वहां से उठकर चली गई। उसकी प्रतिक्रिया ने टेड के मन में और भी ज्यादा शक पैदा कर दिया। अब उसे लगने लगा था कि रेचल की गुमशुदगी का मामला किसी बड़े रहस्य से जुड़ा हुआ है और अस्पताल के लोग उससे कुछ छिपा रहे हैं। बाद में चक ने टेड से पूछा कि आखिर यह एंड्रयू लेडिस कौन है। शुरुआत में टेड अपने नए पार्टनर पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन काफी सोचने के बाद उसने सच्चाई बता दी। टेड ने कहा कि एंड्रयू लेडिस वही आदमी है जिसने उसकी पत्नी की मौत के लिए जिम्मेदार आग लगाई थी। लेडिस को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे एक मानसिक संस्थान में रखा गया था, लेकिन बाद में वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया।
टेड ने बताया कि उसने खुद इस केस की जांच पर जाने की मांग की थी क्योंकि असल में वह लेडिस को ढूंढना चाहता था। उसने चक को लेडिस का हुलिया भी बताया। उसके अनुसार लेडिस के चेहरे पर एक बड़ा निशान था जो उसकी दाहिनी कनपटी से शुरू होकर होंठ तक जाता था। टेड को शक था कि अगर लेडिस मर चुका है तो शायद उसे इसी द्वीप पर कहीं दफना दिया गया होगा। उसी दौरान मौसम और ज्यादा खराब होने लगा। तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश पूरे द्वीप को हिला रही थी, लेकिन इसके बावजूद टेड कब्रिस्तान जाने की जिद पर अड्डा रहा। रास्ते में चक ने उससे पूछा कि जब वह पानी लेने गया था तब उस महिला मरीज ने नोटबुक में आखिर क्या लिखा था। टेड ने नोटबुक दिखाते हुए कहा कि उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, रन, यानी भाग जाओ। ये सुनकर चक भी सोच में पड़ गया। कुछ ही देर बाद तूफान इतना तेज हो गया कि दोनों को कब्रिस्तान के पास बनी एक छोटी सी झोपड़ी में शरण लेनी पड़ी। वहीं बैठे बैठे टेड ने पहली बार अपने युद्ध के अनुभवों के बारे में खुलकर बात की। उसने बताया कि जर्मनी के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उसने जो कुछ देखा था वह किसी नरक से कम नहीं था। वहां हजारों निर्दोष लोगों की लाशें पड़ी थीं। हर तरफ भूख, अत्याचार और मौत का भयावह दृश्य था। उसे यह भी याद था कि युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिकी सैनिकों ने कई जर्मन सैनिकों को गोली मार दी थी। जब चक ने पूछा कि क्या उसे कभी लोगों को मारने का पछतावा होता है, तो टेड ने जवाब दिया कि वह सिर्फ हत्या नहीं थी बल्कि एक नरसंहार था। उसने कहा कि वह अब हिंसा और मौत से नफरत करता है और उसका एकमात्र मकसद लेडीज को ढूंढना है। लेकिन चक ने उससे फिर पूछा कि क्या यही उसकी असली वजह है या इसके पीछे कोई और मकसद भी छिपा हुआ है। कुछ देर चुप रहने के बाद टेड ने अपनी एक और बड़ी शंका उसके सामने रखी। उसने कहा कि उसे लगता है कि यह अस्पताल सिर्फ मानसिक मरीजों का इलाज नहीं कर रहा बल्कि यहाँ गुप्त मानव प्रयोग भी किए जा रहे हैं। उसने बताया कि वह जॉर्ज नोयस नाम के एक व्यक्ति को जानता था जिसे कभी इसी अस्पताल के सी वार्ड में रखा गया था। बाद में जब जॉर्ज रिहा होकर अदालत पहुंचा तो उसने कहा था कि वह मरना पसंद करेगा लेकिन दोबारा इस अस्पताल में वापस नहीं आएगा। जॉर्ज ने टेड को बताया था कि इस द्वीप पर मरीजों पर गुप्त प्रयोग किए जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में इंसानों पर हुए अत्याचार देखने के बाद टेड को यह बात पूरी तरह असंभव नहीं लगी। धीरे धीरे उसे यकीन होने लगा कि इस अस्पताल के पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र छिपा हुआ है। उसे लगने लगा था कि यहाँ मानसिक मरीजों को प्रयोगों का हिस्सा बनाया जा रहा है और सच जानने वाले लोगों को हमेशा के लिए चुप करा दिया जाता है। यही वजह थी कि अब वह किसी भी कीमत पर इस रहस्य का पर्दाफाश करना चाहता था और इस पूरे खेल के पीछे छिपे सच को दुनिया के सामने लाना चाहता था। तूफान के बीच कब्रिस्तान के पास बनी उस छोटी सी झोपड़ी में बैठकर हुई बातचीत के बाद टेड का शक और भी गहरा हो गया। उसे अब पूरा यकीन होने लगा था कि इस अस्पताल में कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। तभी उनकी बातचीत के बीच अस्पताल का डिप्टी वार्डन गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया। उसने बताया कि डॉक्टर कॉली भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। इसके बाद दोनों वापस अस्पताल लौट आए। अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने कपड़े बदले और नहाकर तैयार हुए। बाहर अभी भी तूफान का असर दिखाई दे रहा था। एक गार्ड ने खास तौर पर चक को 2 पैकेट सिगरेट भी दिए। इसके बाद दोनों डॉक्टर कॉली के बंगले की तरफ गए जहां कई डॉक्टरों और अधिकारियों की बैठक चल रही थी। बैठक के दौरान टेड ने कुछ ऐसी बातें सुनी जिन्होंने उसके दिमाग में एक नया सवाल खड़ा कर दिया। बातचीत में बताया गया कि सी वार्ड में 24 मरीज हैं और ए तथा बी वार्ड मिलाकर कुल 42 मरीज हैं। टेड ने तुरंत हिसाब लगाया। 24 और 42 मिलाकर कुल 66 मरीज होते हैं। लेकिन रेचल के कमरे से मिले कागज पर लिखा था 67 नंबर कौन है। अगर अस्पताल में सिर्फ 66 मरीज हैं तो 67वां मरीज कौन है। ये सवाल अब टेड के दिमाग में लगातार घूमने लगा। उसे शक हुआ कि शायद वही 67वां मरीज एंड्रयू लेडिस है जिसे वह इतने समय से ढूंढ रहा है। जब उसने डॉक्टर कॉली से इस बारे में सवाल किया तो डॉक्टर कॉली का चेहरा थोड़ा बदल गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि अस्पताल में कोई 67वां मरीज नहीं है, लेकिन टेड उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि डॉक्टर जानबूझकर कुछ छिपा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर कॉली ने बड़ी चालाकी से बात को दूसरी दिशा में मोड़ दिया क्योंकि उसी समय खबर आई कि रेचल मिल गई है। टेड तुरंत रेचल से मिलने पहुंचा। यह देखकर वह हैरान रह गया कि रेचल 2 दिन तक तूफान में गायब रहने के बावजूद लगभग बिल्कुल सुरक्षित थी। उसके पैरों में जूते नहीं थे, फिर भी उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। उसके कपड़े भी अपेक्षा से ज्यादा साफ सुथरे दिखाई दे रहे थे। यह बात टेड को बेहद अजीब लगी। जब टेड उसके पास गया तो रेचल ने उसे अपना पति समझ लिया और शिकायत करने लगी कि वह हमेशा घर से बाहर रहता है। लेकिन कुछ ही क्षण बाद वह अचानक कहने लगी कि उसका पति तो मर चुका है। फिर वह बार बार टेड को घूरते हुए एक ही सवाल पूछने लगी, तुम कौन हो। उसकी आवाज और व्यवहार इतने अजीब थे कि टेड का सिर फिर से तेजी से दर्द करने लगा। उसकी हालत बिगड़ती देख डॉक्टर कॉली और डॉक्टर शीन उसे तुरंत अपने ऑफिस ले गए और पहले से तैयार रखी गई दवा उसे दे दी। दवा खाने के बाद टेड को आराम करने भेज दिया गया। उस रात टेड को फिर एक भयानक सपना आया। वह खुद को एक बार फिर
जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में देखता है। उसके सामने बर्फ में जमी हुई महिलाओं और बच्चों की लाशें पड़ी थीं। तभी उनमें से एक महिला का चेहरा बदलकर रेचल जैसा हो जाता है। वहीं एक छोटी लड़की बार बार उससे पूछती है, तुमने हमें बचाया क्यों नहीं? अचानक दृश्य बदल जाता है और टेड खुद को डॉक्टर कॉली के घर में पाता है। वहाँ उसकी मुलाकात उस आदमी से होती है जिसे वह लंबे समय से ढूंढ रहा था, एंड्रयू लेडिस। टेड उसे देखते ही पहचान लेता है। लेडिस उसके सामने खड़ा होकर माचिस जलाता है और शराब की बोतल हाथ में लेकर कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे कितना ढूंढ रहे हो। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदलकर चक का चेहरा बन जाता है। टेड कुछ समझ पाता उससे पहले वह पीछे मुड़ता है और देखता है कि रेचल खून से लथपथ उसके सामने खड़ी है। उसके पैरों के पास 3 बच्चों की लाशें पड़ी हैं। टेड एक छोटी लड़की को अपनी बाहों में उठाता है और झील की तरफ बढ़ता है। जैसे ही लड़की पानी में डूबने लगती है, वह फिर वही सवाल पूछती है, तुमने हमें बचाया क्यों नहीं? अचानक टेड की आंख खुल जाती है। उसे लगता है कि कोई उसके कमरे में आया है। वह देखता है कि एक भीगी हुई महिला रेनकोट पहने उसके सामने खड़ी है। जैसे ही वह अपना रेनकोट हटाती है, टेड स्तब्ध रह जाता है। वह उसकी मृत पत्नी डोलोरेस होती है। डोलोरेस उससे कहती है कि एंड्रयू लेडिस इसी द्वीप पर मौजूद है और उसे सच की तलाश जारी रखनी चाहिए। इसके तुरंत बाद टेड पूरी तरह जाग जाता है। जब वह बाहर निकलता है तो पता चलता है कि रात के तूफान ने पूरे अस्पताल की बिजली व्यवस्था ठप कर दी है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। इस मौके का फायदा उठाने का सुझाव चक देता है। वह कहता है कि इस समय सी वार्ड में घुसना सबसे आसान होगा। दोनों तुरंत सी वार्ड की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही एक मानसिक रोगी अचानक टेड पर हमला कर देता है। वह अजीब तरीके से उससे पूछता है, क्या तुम्हें हाइड्रोजन बम का सिद्धांत पता है? टेड जवाब देता है कि हाँ, वह हाइड्रोजन से बनता है। लेकिन मरीज उसकी बात पर हंस पड़ता है और कहता है कि हाइड्रोजन बम की असली ताकत परमाणु संलयन से आती है। उसी समय चक वहां पहुंच जाता है और मरीज को टेड से दूर करता है। लेकिन टेड अचानक अपना आपा खो बैठता है और खुद उस मरीज का गला दबाने लगता है। चक किसी तरह उसे रोकता है और घायल मरीज को इलाज के लिए ले जाता है। अब टेड अकेला रह जाता है। वह माचिस जलाकर अंधेरे गलियारों में आगे बढ़ता है। सी वार्ड के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हर तरफ अंधेरा, लोहे की सलाखें और अजीब आवाजें गूंज रही थीं। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद वह लेडिस है। जैसे ही माचिस की हल्की रोशनी में टेड ने सामने खड़े आदमी का चेहरा देखा, वह चौंक गया। वह एंड्रयू लेडिस नहीं बल्कि जॉर्ज नोयस था। टेड ने हैरानी से उससे पूछा कि उसकी यह हालत किसने की है और वह यहाँ कैसे पहुंचा। जॉर्ज ने उसकी तरफ देखा और एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, ये सब तुमने किया है। टेड उसकी बात समझ नहीं पाया। उसने फिर पूछा कि उसे जेल से निकालकर यहाँ कौन लाया। तभी जॉर्ज ने अचानक टेड के हाथ से माचिस गिरा दी और गुस्से में बोला, तुम अब तक नहीं समझे? तुम किसी जांच में नहीं लगे हो। तुम्हें यहाँ फंसा दिया गया है। तुम खुद इस खेल का हिस्सा हो। अंधेरा छा जाने के बाद टेड ने दोबारा माचिस जलाई। इस बार जॉर्ज पहले से ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। कांपती आवाज में उसने कहा कि उसे जल्द ही लाइट हाउस ले जाया जाएगा, जहां उसका दिमाग काटकर उस पर प्रयोग किए जाएंगे। उसने कहा कि यह सब टेड की वजह से हो रहा है। टेड ने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वह ऐसा नहीं होने देगा और उसे बचा लेगा। लेकिन जॉर्ज ने बेचैनी से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मुझे जाने दो। उसी समय टेड को अचानक अपनी पत्नी डोलोरेस दिखाई दी। वह अंधेरे के एक कोने में खड़ी थी। टेड उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाया कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वह जॉर्ज को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इस पर जॉर्ज ने कहा, अगर तुम उसे जाने नहीं दोगे तो तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। कुछ ही देर बाद चक वहाँ पहुँच गया और यह अजीब बातचीत खत्म हो गई। दोनों सी वार्ड से बाहर निकलने लगे। बाहर आते समय चक ने बताया कि उसे एंड्रयू लेडिस की एडमिशन फाइल मिल गई है। लेकिन उसे एक अजीब बात नजर आई। फाइल में सिर्फ भर्ती होने का रिकॉर्ड था, जबकि उसके इलाज से जुड़े बाकी दस्तावेज, रिपोर्टें और तस्वीरें गायब थीं। चक ने वह फाइल टेड को देने की कोशिश की, लेकिन टेड ने कहा कि वह बाद में देखेगा। उसकी नजर इस समय दूर खड़े लाइट हाउस पर टिकी हुई थी। उसे लगने लगा था कि सारे सवालों के जवाब वहीं छिपे हैं। चक ने उसे समझाने की कोशिश की कि वहां तक पहुंचना खतरनाक है। समुद्र का पानी बढ़ चुका था और रास्ता भी सुरक्षित नहीं था। ऊपर से अब उन्हें सेरस 66वें मरीज से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सुराग भी मिल चुका था। लेकिन टेड किसी की सुनने को तैयार नहीं था। जॉर्ज की बातें उसके दिमाग में लगातार घूम रही थीं। उसे लगने लगा था कि शायद चक भी उससे कुछ छिपा रहा है। फिर भी वह लाइट हाउस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में पहुंचकर उसने देखा कि ज्वार का पानी इतना बढ़ चुका था कि वहां तक तैरकर जाना संभव नहीं था। मजबूर होकर उसे वापस लौटना पड़ा। लेकिन जब वह वापस आया तो चक वहां मौजूद नहीं था। चारों तरफ सिर्फ तेज हवाओं की आवाज गूंज रही थी। तभी टेड की नजर चट्टान के किनारे पड़े आधे जले हुए सिगरेट के टुकड़े पर पड़ी। उसने नीचे झांका तो उसे ऐसा लगा जैसे चक की लाश समुद्र किनारे पड़ी हो। ये देखकर वह घबरा गया
और बड़ी मुश्किल से खड़ी चट्टानों से नीचे उतरने लगा। काफी मशक्कत के बाद जब वह नीचे पहुंचा तो वहाँ कोई लाश नहीं थी, वहाँ सिर्फ खाली चट्टानें थीं। टेड समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो देखा वह सच था या उसका भ्रम। तभी उसे दूर एक गुफा के अंदर आग जैसी रोशनी दिखाई दी। उसे लगा कि शायद चक वहाँ हो सकता है, इसलिए वह जोखिम उठाकर उस गुफा तक पहुंच गया। लेकिन अंदर पहुंचते ही उसकी मुलाकात एक अजनबी महिला से हुई जिसके हाथ में चाकू था। कुछ देर बातचीत के बाद टेड को पता चला कि यही असली रेचल है। रेचल ने जो बातें बताईं उन्होंने टेड की पूरी सोच बदल दी। उसने कहा कि वह न तो कभी शादीशुदा रही है और न ही उसके कोई बच्चे थे। उसने किसी बच्चे की हत्या भी नहीं की थी। उसके अनुसार अस्पताल द्वारा बनाई गई पूरी कहानी झूठ थी। रेचल ने बताया कि वह पहले एक डॉक्टर थी, लेकिन जब उसने अस्पताल में हो रही संदिग्ध गतिविधियों पर सवाल उठाने शुरू किए तो उसे ही मानसिक रोगी घोषित कर दिया गया। उसने टेड से कहा कि इस द्वीप पर लगभग हर व्यक्ति इस साजिश के बारे में जानता है और किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि चक पर भी नहीं। पिछले 2 दिनों में जो भी अजीब घटनाएं टेड ने देखी थीं, वे अब उसे सच लगने लगी। टेड ने उत्सुकता से पूछा कि आखिर लाइट हाउस में क्या होता है। तब रेचल ने बताया कि वहाँ मरीजों पर भयानक प्रयोग किए जाते हैं। लोगों के दिमाग को नियंत्रित करने के लिए सर्जरी और दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। उनका मकसद ऐसे लोगों को तैयार करना है जिनके विचारों और व्यवहार को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सके। रेचल ने यह भी चेतावनी दी कि अगर टेड सच के बहुत करीब पहुंच गया तो उसे भी कभी इस द्वीप से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उसके अनुसार किसी सामान्य इंसान के लिए यह साबित करना लगभग असंभव है कि वह पागल नहीं है, और जो भी अस्पताल का सच जान लेता है उसे हमेशा के लिए यहीं कैद कर लिया जाता है। गुफा से बाहर निकलने के बाद टेड की मुलाकात अस्पताल के वार्डन से हुई। दोनों एक गाड़ी में बैठे और अस्पताल की तरफ लौटने लगे। रास्ते में वार्डन का व्यवहार बेहद अजीब था। वह कभी आसमान की तरफ देखता, कभी रहस्यमयी बातें करता। अस्पताल पहुंचने से ठीक पहले उसने टेड को उकसाने की कोशिश करते हुए कहा, अगर मैं अभी तुम्हारी आंखें अपने दांतों से निकालने की कोशिश करूं तो क्या तुम मुझे रोक पाओगे? टेड ने भी बिना डरे जवाब दिया, तुम कोशिश करके देख लो। इस बातचीत के बाद दोनों अस्पताल पहुंच गए, लेकिन अब टेड के मन में एक ही बात थी, चाहे कुछ भी हो जाए उसे लाइट हाउस तक पहुंचकर सच्चाई जाननी ही होगी। अस्पताल लौटने के बाद टेड के मन में और भी ज्यादा सवाल उमड़ने लगे। गुफा में मिली उस महिला ने जो बातें बताई थीं, उन्होंने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी थी। अब उसे यकीन होने लगा था कि इस द्वीप पर जो कुछ दिखाई दे रहा है उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अस्पताल के बाहर पहुंचते ही डॉक्टर कॉली उससे मिले और पूछा कि वह अभी कहाँ था। फिर उन्होंने सहजता से पूछा कि क्या उसे सिगरेट चाहिए, लेकिन गुफा में हुई बातचीत के बाद टेड का भरोसा लगभग सभी पर उठ चुका था, इसलिए उसने सिगरेट लेने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद टेड ने अपने पार्टनर चक के बारे में पूछा। वह जानना चाहता था कि चक आखिर कहाँ गायब हो गया, लेकिन डॉक्टर कॉली का जवाब सुनकर वह स्तब्ध रह गया। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है, तुम यहाँ अकेले आए थे। यह सुनते ही टेड का गुस्सा और शक दोनों बढ़ गए। उसे लगा कि डॉक्टर जानबूझकर उसके साथ कोई खेल खेल रहे हैं। डॉक्टर कॉली ने आगे कहा कि लोग अक्सर उन चीजों को गलत समझ लेते हैं जो अपने समय से आगे होती हैं। उन्होंने कहा कि उनका काम लोगों की मदद करना है, लेकिन बहुत से लोग उनके तरीकों को समझ नहीं पाते। टेड को यह सब सुनकर और भी ज्यादा यकीन हो गया कि डॉक्टर कुछ छिपा रहे हैं। गुस्से और बेचैनी में वह वहां से निकल गया और अस्पताल के गलियारों में तेजी से चलने लगा। तभी उसकी मुलाकात डॉक्टर नाहरिंग से हुई। डॉक्टर नाहरिंग ने जब सुना कि टेड लाइट हाउस जाने वाला है तो उन्होंने कहा कि वे किसी को उसके साथ भेज देंगे, लेकिन उसी समय उन्होंने अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकालने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे कोई शांत करने वाली दवा देने वाले हों। टेड तुरंत सतर्क हो गया। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और इंजेक्शन छीन लिया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि अस्पताल के लोग उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद टेड वहां से भाग निकला। अब उसके लिए लाइट हाउस ही आखिरी उम्मीद थी। उसे विश्वास था कि वहीं वे खौफनाक प्रयोग किए जा रहे हैं जिनके बारे में उसे बताया गया था। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह वहां पहुंचेगा और सच दुनिया के सामने लाएगा। लाइट हाउस तक पहुंचने से पहले उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह डॉक्टर कॉली की कार को आग लगा दे तो अस्पताल के लोगों का ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा और उसे लाइट हाउस तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा। जब वह कार में आग लगाने लगा तभी उसे अपनी पत्नी डोलोरेस और वह छोटी लड़की दिखाई दी जो बार बार उसके सपनों में आती थी। दोनों हाथ पकड़कर कार के सामने खड़े थे। अगले ही पल कार में भयानक विस्फोट हुआ और आग की लपटों ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया। लेकिन जब धुआं छंटा तो दोनों बिल्कुल सुरक्षित खड़े दिखाई दिए। यह दृश्य इतना अजीब था कि टेड कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। इसके बाद वह समुद्र में कूद पड़ा और तैरते हुए लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगा। बड़ी मुश्किल से वह वहां पहुंचा। रास्ते में उसने एक गार्ड की बंदूक भी अपने कब्जे में ले ली थी। अब वह पूरी तरह तैयार था कि अगर जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग करके भी सच सामने लाएगा। लाइट हाउस के अंदर घुसते ही उसने हर मंजिल की तलाशी शुरू कर दी। उसे उम्मीद थी कि वहां उसे चक मिलेगा,
या फिर वे गुप्त कमरे मिलेंगे जहां मरीजों पर प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरा लाइट हाउस लगभग खाली था। न कोई प्रयोगशाला, न कोई कैदी, न कोई ऑपरेशन रूम। टेड एक एक मंजिल पर खोज करता रहा, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। आखिरकार वह सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे यकीन था कि अंतिम दरवाजे के पीछे वही सच छिपा है जिसकी तलाश में वह इतने दिनों से भटक रहा था। उसने गहरी सांस ली और जोर से दरवाजा खोल दिया, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गया। कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा था, डॉक्टर कॉली। वह आराम से मेज के पीछे बैठे हुए थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि टेड वहां आने वाला है। मेज पर टेड की वही सर्विस रिवॉल्वर भी रखी थी जो उससे पहले दिन जमा करवा ली गई थी। टेड ने तुरंत बंदूक उठा ली और गुस्से में डॉक्टर कॉली पर निशाना साध दिया। उसने आरोप लगाया कि अस्पताल के लोग उसे लगातार दवाइयां दे रहे हैं, उसी वजह से उसके हाथ सुन्न रहते हैं, उसे अजीब सपने आते हैं और उसकी मानसिक हालत बिगड़ती जा रही है। उसने यह भी कहा कि रेचल नाम की महिला डॉक्टर ने उसे सब सच बता दिया है, लेकिन डॉक्टर कॉली ने उसकी हर बात को गलत बताया। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि वह महिला वास्तव में अस्तित्व ही नहीं रखती। उनके अनुसार टेड जो कुछ देख रहा था वह उसकी अपनी मानसिक स्थिति का हिस्सा था। फिर डॉक्टर कॉली ने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने टेड की पूरी दुनिया हिला दी। उन्होंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टेड, तुम एंड्रयू लेडिस हो, तुम इस अस्पताल के मरीज हो। टेड यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसे लगा कि यह सब उसे पागल साबित करने की एक और चाल है, लेकिन डॉक्टर कॉली के चेहरे पर पूरा विश्वास दिखाई दे रहा था। यहीं से उस रहस्य का असली सच सामने आने वाला था, जिसकी तलाश में टेड पूरे द्वीप पर भटकता रहा था। डॉक्टर कॉली की बात सुनकर टेड पूरी तरह भड़क गया। उसके लिए यह मानना नामुमकिन था कि वह कोई फेडरल मार्शल नहीं बल्कि इसी अस्पताल का एक मरीज है। लेकिन डॉक्टर कॉली शांत रहे। उन्होंने मेज पर रखी एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई और कहा कि अगर वह सच जानना चाहता है तो पहले इसे देखे। टेड ने फाइल खोली। उसमें लिखा था कि एंड्रयू लेडिस एक बेहद बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन वह गंभीर भ्रम और मानसिक बीमारी से पीड़ित है। वह एक पूर्व सैनिक था जिसने युद्ध के दौरान जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंपों को देखा था। बाद में वह कानून प्रवर्तन विभाग में काम करता था, लेकिन उसके भीतर गहरा मानसिक आघात और हिंसक प्रवृत्तियां विकसित हो चुकी थीं। फाइल में यह भी लिखा था कि वह अपनी असली पहचान से भागने के लिए काल्पनिक कहानियां गढ़ता रहता है और धीरे धीरे उन कहानियों पर खुद ही विश्वास करने लगता है। टेड ने गुस्से में फाइल बंद कर दी। उसे लग रहा था कि यह सब एक सोची समझी साजिश है, लेकिन डॉक्टर कॉली ने उसे आगे सुनने के लिए कहा। उन्होंने समझाया कि टेड डेनियल्स और एंड्रयू लेडिस के नामों में एक खास संबंध है। दोनों नामों के अक्षरों को बदलकर एक दूसरे का नाम बनाया जा सकता है। इसी तरह उसकी पत्नी डोलोरेस का नाम और रेचल के नाम के बीच भी वही संबंध मौजूद था। डॉक्टर के अनुसार यह सब उसके भ्रमित दिमाग द्वारा बनाई गई एक कहानी का हिस्सा था। फिर डॉक्टर कॉली ने उसे बताया कि जिस रहस्यमयी 67वें मरीज को वह पूरे समय ढूंढता रहा वह कोई और नहीं बल्कि खुद एंड्रयू लेडिस था। अस्पताल में कुल 67 मरीज थे और आखिरी मरीज वही था। 2 साल पहले अदालत ने उसे यहाँ भेजा था, लेकिन अपनी असली पहचान और अतीत को स्वीकार करने के बजाय उसने अपने लिए एक नई कहानी बना ली। उस कहानी में वह एक बहादुर फेडरल मार्शल था जो किसी बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करने आया था। डॉक्टर कॉली ने कहा कि इस कहानी के जरिए वह खुद को एक हीरो की तरह देख सकता था और उस दर्दनाक सच्चाई से बच सकता था जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता था। लेकिन समस्या यह थी कि उसका भ्रम इतना मजबूत हो चुका था कि अब वह वास्तविकता और कल्पना में फर्क नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर ने यह भी बताया कि कुछ समय पहले उसने जॉर्ज नोयस पर हमला कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि जॉर्ज ने उसे एंड्रयू लेडिस कहकर बुलाया था। इसके बावजूद टेड कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। उसे अभी भी यकीन था कि अस्पताल वाले उसे धोखा दे रहे हैं। तब डॉक्टर कॉली ने गंभीर स्वर में कहा कि अस्पताल प्रशासन ने उसके लिए दिमाग की सर्जरी यानी लोबोटॉमी की मंजूरी दे दी है। अगर वह वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाया तो उसे यह सर्जरी करवानी पड़ेगी। डॉक्टर ने कहा कि यही उसकी आखिरी उम्मीद है और वे उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। टेड ने गुस्से में जवाब दिया कि वह उनकी एक भी बात नहीं मानता। उसके अनुसार वे सब मिलकर उसे पागल साबित करना चाहते थे। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अंदर चक आया, लेकिन इस बार वह सीधे टेड के पास नहीं गया बल्कि डॉक्टर कॉली के बगल में जाकर खड़ा हो गया। यह देखकर टेड पूरी तरह हैरान रह गया। चक ने शांत आवाज में कहा, मेरा नाम चक नहीं है, मैं डॉक्टर शीन हूँ और मैं ही तुम्हारा मुख्य चिकित्सक हूँ। यह सुनकर टेड के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर शीन ने बताया कि पिछले कई दिनों से जो कुछ भी हो रहा था वह एक विशेष चिकित्सीय प्रयोग का हिस्सा था। डॉक्टरों ने टेड को उसकी बनाई हुई काल्पनिक कहानी जीने दी ताकि वह खुद अपनी कहानी की कमजोरियों को पहचान सके और सच्चाई तक पहुंच सके। अस्पताल के डॉक्टर, नर्स, गार्ड और दूसरे लोग भी इसी उपचार योजना का हिस्सा थे। डॉक्टर शीन ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर उसकी कहानी में कई खामियां छोड़ी थीं, जैसे 67वें मरीज का रहस्य, रेचल का अचानक गायब होना, जॉर्ज का दोबारा दिखाई देना
और कई दूसरी अजीब घटनाएं। उन्हें उम्मीद थी कि टेड इन विरोधाभासों को देखकर समझ जाएगा कि उसकी कहानी वास्तविक नहीं है, लेकिन इसके बजाय वह अपनी कल्पना में और गहराई तक डूबता चला गया। इसके बाद डॉक्टर कॉली ने उससे पूछा कि अब जब वह पूरे द्वीप की जांच कर चुका है तो क्या वह बता सकता है कि वे गुप्त प्रयोग कहाँ हो रहे हैं जिनका वह दावा करता था। कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। टेड चुपचाप कुर्सी पर बैठा रहा। उसके चेहरे पर उलझन, गुस्सा, डर और अविश्वास सब एक साथ दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर कॉली ने धीरे से कहा कि अगर वह अब भी सच स्वीकार नहीं करेगा तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और उसके पास सर्जरी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। कुछ देर बाद टेड ने अचानक मेज पर रखी बंदूक उठाई और डॉक्टर कॉली पर 2 गोलियां चला दी, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि डॉक्टर कॉली बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं। कोई गोली नहीं चली थी। तब उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में असली बंदूक नहीं बल्कि एक खिलौना था। वह फिर एक भ्रम का शिकार हो गया था। अब धीरे धीरे उसके भ्रम की दीवार टूटने लगी। डॉक्टर शीन ने उसके अतीत के बारे में बात करनी शुरू की। उन्होंने उन घटनाओं का जिक्र किया जिन्हें टेड हमेशा अपने दिमाग से मिटाने की कोशिश करता रहा था। जैसे जैसे वे बातें सामने आती गईं, टेड बेचैन होता गया। तभी डॉक्टर कॉली ने उसके सामने कुछ तस्वीरें रखीं। वे तस्वीरें उसके बच्चों की थीं। जैसे ही टेड ने उन्हें देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वर्षों से दबा हुआ दर्द अचानक बाहर आने लगा। वह तस्वीरों में अपने बच्चों के चेहरों को देखता रहा और उसकी दुनिया बिखरने लगी। उसी पल उसकी पत्नी डोलोरेस और उसकी बेटी की यादें फिर उसके सामने जीवित हो उठीं। अब वह उस सच्चाई का सामना करने वाला था जिससे वह इतने वर्षों से भागता आ रहा था। तस्वीरों को देखते ही टेड, या यूं कहें एंड्रयू लेडिस, पूरी तरह टूटने लगा। वर्षों से जिस सच्चाई को उसने अपने दिमाग के सबसे अंधेरे कोने में छिपा कर रखा था, वह अब धीरे धीरे उसके सामने लौट रही थी। उसकी आंखों के सामने एक एक करके पुरानी यादें उभरने लगीं। उसे वह दिन याद आया जब वह काम से घर लौटा था। घर पहुंचते ही उसने हमेशा की तरह शराब ढूंढनी शुरू कर दी थी। उसकी पत्नी डोलोरेस घर के बाहर बैठी हुई थी। उसके व्यवहार में कुछ अजीब था, लेकिन एंड्रयू उस समय भी उसकी मानसिक हालत को गंभीरता से नहीं ले पाया। कुछ देर बाद वह घर के पीछे बने तालाब की तरफ गया। वहां पहुंचकर उसने जो देखा, उसने उसकी पूरी दुनिया खत्म कर दी। तालाब में उसके तीनों बच्चों की लाशें तैर रही थीं। यह दृश्य देखते ही एंड्रयू पागलों की तरह पानी में कूद गया। उसने एक एक करके अपने बच्चों को बाहर निकाला। वह जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी वह अपनी छोटी बेटी को बचाने की कोशिश करता रहा। वह उसे सीने से लगाए रहा जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। जब वह बच्चों के शवों को घास पर रख रहा था, तभी डोलोरेस उसके पास आई। उसकी आवाज असामान्य रूप से शांत थी। उसने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, मैंने इन्हें गुड़ियों की तरह तैयार कर दिया है। कल हम सब पिकनिक पर जाएंगे। कुछ ही पल बाद वह रोने लगी और एंड्रयू से उसे इस दर्द से मुक्त करने की गुहार लगाने लगी। उस समय एंड्रयू के सामने उसकी पत्नी खड़ी थी, जिसे वह अब भी प्यार करता था, लेकिन वही उसकी तीनों संतानों की मौत की जिम्मेदार भी थी। अपने बच्चों की लाशें सामने देखकर और पत्नी की हालत देखकर उसका दिल टूट चुका था। आखिरकार उसने अपनी बंदूक निकाली और डोलोरेस को गोली मार दी। यही वह सच्चाई थी जिससे वह इतने सालों से भाग रहा था। अपनी पत्नी को खून से लथपथ जमीन पर गिरते देखकर एंड्रयू खुद भी मानसिक रूप से टूट गया था। उसी सदमे ने उसके दिमाग को ऐसी चोट पहुंचाई कि उसने पूरी वास्तविकता को ही नकार दिया। उसने अपने लिए एक नई पहचान बना ली। टेड डेनियल्स, एक फेडरल मार्शल जो किसी षड्यंत्र की जांच करने आया है। सच्चाई याद आते ही एंड्रयू रो पड़ा। उसने आखिरकार स्वीकार कर लिया कि वह वास्तव में एंड्रयू लेडिस ही है। उसने माना कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी और वह उसकी मदद नहीं कर पाया। उसी लापरवाही और दुखद घटनाओं के कारण उसके तीनों बच्चों की जान चली गई। यह अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खाता रहा और आखिरकार उसने अपनी ही यादों से भागने के लिए एक काल्पनिक दुनिया बना ली। डॉक्टर कॉली उसके पास आए और शांत स्वर में बोले कि यह पहली बार नहीं था। उन्होंने बताया कि लगभग 9 महीने पहले भी एक बार एंड्रयू ने पूरी सच्चाई स्वीकार कर ली थी। कुछ समय के लिए उसकी हालत बेहतर हो गई थी, लेकिन बाद में वह फिर से अपने भ्रमों में लौट गया। यही वजह थी कि डॉक्टरों को डर था कि कहीं इस बार भी वही न हो। एंड्रयू ने भावुक होकर डॉक्टर कॉली का धन्यवाद किया। उसने कहा कि दुनिया के बाकी लोग उससे उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन डॉक्टर कॉली अब भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसने धीरे धीरे कहा, मैं एंड्रयू लेडिस हूँ, और आखिरकार उसने अपनी जिंदगी की पूरी सच्चाई स्वीकार कर ली। अगली सुबह मौसम पूरी तरह साफ था। आसमान में तेज धूप थी और समुद्र भी शांत दिखाई दे रहा था। एंड्रयू अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। कुछ दूरी पर डॉक्टर शीन, डॉक्टर कॉली और अस्पताल के अन्य अधिकारी उसे देख रहे थे। सभी यह जानना चाहते थे कि क्या इस बार इलाज सच में सफल हुआ है। डॉक्टर शीन उसके पास आए और उसे एक सिगरेट दी। कुछ देर दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर एंड्रयू ने अचानक डॉक्टर शीन की तरफ देखा और कहा, चक, हमें यहाँ से निकलना होगा, ये जगह ठीक नहीं है। यह सुनते ही डॉक्टर शीन का चेहरा उतर गया।
उनकी सारी उम्मीदें टूट गईं। उन्हें लगा कि एंड्रयू फिर से अपने भ्रमों में लौट गया है। दूर खड़े डॉक्टर कॉली और बाकी अधिकारियों ने भी यह सुन लिया। उन्होंने समझ लिया कि इलाज एक बार फिर असफल हो गया है। कुछ देर बाद अस्पताल के कर्मचारी एंड्रयू को सर्जरी के लिए ले जाने पहुंचे, लेकिन तभी एंड्रयू ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे अंत को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। उसने धीरे से डॉक्टर शीन की तरफ देखा और कहा, क्या बेहतर है, एक राक्षस की तरह जीना या एक अच्छे इंसान की तरह मर जाना? ये सुनते ही डॉक्टर शीन ठिठक गए। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि शायद एंड्रयू फिर से भ्रम में नहीं गया था। शायद वह पूरी सच्चाई जानता था। शायद उसने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि वह फिर से बीमार हो गया है, क्योंकि वह उस दर्दनाक सच्चाई के साथ जीने की बजाय लोबोटॉमी को चुनना चाहता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एंड्रयू बिना पीछे देखे कर्मचारियों के साथ चल पड़ा। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। डॉक्टर शीन उसे जाते हुए देखते रहे, लेकिन उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद एंड्रयू दूर ओझल हो गया और कैमरा समुद्र किनारे खड़े उस अकेले लाइट हाउस पर ठहर जाता है, जो शुरुआत से आखिर तक इस रहस्य का प्रतीक बना रहा। यही कहानी खत्म होती है। इस फिल्म का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अंत में एंड्रयू सचमुच फिर से भ्रम में चला गया था या उसने जानबूझकर सर्जरी को चुना था। फिल्म इसका सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन उसका आखिरी संवाद इशारा करता है कि शायद उसने सब कुछ याद रखकर भी अपने दर्द से हमेशा के लिए मुक्ति पाने का फैसला किया था। यही बात शटर आइलैंड को एक साधारण थ्रिलर, एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसकी वजह से कई बड़ी हुकूमतें उलट गईं, जैसे ईरान और सीरिया। लेकिन आखिर करबला हुई कैसे और किस तरह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत से ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ, आइए जानते हैं। जब यजीद को मुआविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ की गई ट्रीटी तोड़कर खलीफा बना दिया, तो अपनी मौत से पहले मुआविया ने अपने बेटे यजीद को तंबीह की और कहा, हुसैन से होशियार रहना, अगर वो तेरे खिलाफ खड़े हो गए तो तू बच नहीं सकेगा। यजीद अच्छी तरह जानता था कि इमाम हुसैन से बैत लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इमाम हुसैन ने बैत कर ली तो बाकी लोग भी बैत कर लेंगे। यजीद एक जालिम और शराबी हुक्मरान था। वो जानता था कि लोग उसकी मर्जी से बैत नहीं करेंगे, इसलिए उसने तलवार के जोर पर लोगों से बैत लेना शुरू कर दी। उसने अपने तमाम गवर्नर्स को खत भेजे और हुक्म दिया कि लोगों से जबरदस्ती बैत ली जाए। इस पर उनके गवर्नर्स ने लोगों को डरा धमकाकर और मार पीट कर बैत लेना शुरू कर दी। इसी दौरान मदीना के गवर्नर वालिद बिन उतबा ने रात के वक्त चुपके से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और कहा कि वो यजीद की बैत कर लें। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने साफ फरमाया, मैं कभी भी यजीद की बैत नहीं करूंगा। इसी रात इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर वालों को साथ लेकर मक्का रवाना हो गए, जहां वो कई महीने तक क़याम पजीर रहे। जब इमाम हुसैन मक्का में थे तो कूफा के लोगों ने उन्हें हजारों खत लिखे और कहा, हमारा आपके सिवा कोई इमाम नहीं, आप हमारे पास आइए, हम आपका साथ देंगे और यजीद के खिलाफ खड़े होंगे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफा की सूरत हाल जांचने के लिए अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। मुस्लिम बिन अकील जब कूफा पहुंचे तो लोगों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। 18,000 से ज्यादा लोगों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिमायत और बैत का वादा किया। जब यजीद को पता चला कि उसके खिलाफ लोग तैयार हो रहे हैं, तो उसने फौरन कूफा के गवर्नर नोमान बिन बशीर को हटाकर उबैदुल्लाह बिन जियाद को गवर्नर मुकर्रर कर दिया, ताकि वो इस तहरीक को खत्म कर सके। उबैदुल्लाह बिन जियाद बहुत मक्कार और चालाक था। वो रात के अंधेरे में इमाम हुसैन जैसा लिबास पहनकर और अपना चेहरा छुपाकर कूफा में दाखिल हुआ। लोगों ने समझा कि इमाम हुसैन तशरीफ ले आए हैं। लोग खुशियां मनाने लगे और उसके हाथ चूमने लगे। उस जमाने में बिजली नहीं होती थी, इसलिए किसी को हकीकत का पता न चल सका। उबैदुल्लाह बिन जियाद महल में दाखिल हो गया और अगले दिन अपनी असली पहचान जाहिर कर दी। उसने ऐलान किया, जो भी हुसैन का साथ देगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया और महल की छत से गिराकर शहीद कर दिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के हिमायतियों में से कई लोगों को शहीद कर दिया गया और कई को कैद खानों में डाल दिया गया। उस वक्त तक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने अहले बैत के साथ कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। उन्हें अभी तक कूफा की बदली हुई सूरत हाल का इल्म नहीं था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने अहले बैत और चंद वफादार साथियों के साथ कूफा की तरफ सफर कर रहे थे।
ये काफिला किसी जंग के लिए नहीं निकल रहा था, बल्कि कूफा के लोगों की दावत पर उनसे मिलने जा रहा था। रास्ते में उन्हें मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली। ये खबर सुनकर काफिले के कई अफराद गमगीन हो गए। कुछ लोगों ने वापस लौटने का मशवरा दिया, लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ लौटकर जाना है। आपने मजीद फरमाया, मैं हक के रास्ते से पीछे नहीं हट सकता। इसके बाद काफिला अपना सफर जारी रखता है। एक मकाम पर कयाम के दौरान इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब में अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हुसैन, आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हें शहीद देखना चाहता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह ख्वाब अपने साथियों को सुनाया और फरमाया, जो वापस जाना चाहता है वो चला जाए, अब जो मेरे साथ रहेगा वो शहादत पाएगा। कुछ लोग अलग हो गए, लेकिन अक्सर वफादार साथी इमाम हुसैन के साथ रहे। सफर के दौरान उनकी मुलाकात जुहैर बिन कैन से हुई। रिवायत के मुताबिक इस मुलाकात के बाद जुहैर बिन कैन ने हक का साथ देने का फैसला किया और इमाम हुसैन के काफिले में शामिल हो गए। दूसरी तरफ यजीद को खबर मिल चुकी थी कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की तरफ रवाना हो चुके हैं। उसने हुर बिन यजीद को एक लश्कर के साथ इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का रास्ता रोकने के लिए भेजा। हुर बिन यजीद ने अपने लश्कर के साथ इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के काफिले को दरियाए फुरात के करीब एक रेगिस्तानी मकाम पर रोक लिया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, इस जगह का नाम क्या है? जवाब मिला, ये करबला है। ये सुनते ही इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया, यही वो जमीन है जहां हमारा खून बहाया जाएगा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया, यहीं खैमे गाड़ दो, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वही सरजमीन थी जिसके बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले इशारा फरमाया था। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने करबला में अपने खैमे लगा लिए। इसी दौरान यजीद ने उमर बिन साद को एक बड़े लश्कर के साथ करबला भेजा। धीरे धीरे यजीदी लश्कर की तादाद हजारों में पहुंच गई, जबकि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सिर्फ चंद वफादार साथी थे। जाहिरी तौर पर यह मुकाबला ना बराबर था, लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों का हौसला पहाड़ों से भी बुलंद था। इमाम हुसैन के लश्कर में हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे, जो बहादुरी और वफादारी की मिसाल थे। लोग कहते थे कि जब हजरत अब्बास मैदान में उतरते तो ऐसा लगता था जैसे शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद मैदान में मौजूद हों। दिन गुजरने लगे और करबला का इम्तिहान सख्त होता गया। यजीदी लश्कर ने दरियाए फुरात पर पहरा बिठा दिया और इमाम हुसैन के खैमों तक पानी पहुंचना बंद कर दिया। रेगिस्तान की सख्त गर्मी, जलता हुआ सूरज और पानी की कमी, बच्चों के होंठ सूख चुके थे। खैमों से प्यास की सदाएं बुलंद हो रही थीं। बीबी सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा बार बार अपने वालिद इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछती थीं, बाबा पानी कब मिलेगा? इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल गम से भर जाता, लेकिन आप सब्र और हिम्मत की मिसाल बने रहे। आपने दुश्मनों को पैगाम भेजा, अगर तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो कम से कम बच्चों और औरतों को पानी पीने दो। लेकिन जवाब मिला, हमें सख्त हुक्म दिया गया है कि एक कतरा पानी भी ना दिया जाए। करबला का इम्तिहान अब और भी सख्त होता जा रहा था। करबला में प्यास का इम्तिहान दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था। बच्चों की सिसकियां और औरतों की आहों से खैमे गम का मंजर पेश कर रहे थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके वफादार साथी 3 दिन से पानी से महरूम थे। इस सख्त प्यास के बावजूद उनके हौसले बुलंद और ईमान मजबूत था। 9 मुहर्रम का दिन आ चुका था। यजीदी लश्कर जंग की तैयारी कर चुका था। उमर बिन साद को हुक्म मिल चुका था कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु से बैत ली जाए या फिर जंग की जाए।
इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने अपने भाई हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु को दुश्मनों के पास भेजा और एक रात की मोहलत तलब की। आपने फरमाया, हमें एक रात और दे दो, क्योंकि हम अपने रब की इबादत, दुआ और तिलावत को पसंद करते हैं। दुश्मनों ने एक रात की मोहलत दे दी। ये करबला की सबसे अजीम रातों में से एक रात थी। इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने अपने तमाम साथियों को जमा किया और अल्लाह की हम्दो सना बयान करने के बाद फरमाया, मैं अपने साथियों से बेहतर और वफादार साथी नहीं जानता। फिर आपने फरमाया, दुश्मनों को सिर्फ मेरी जान चाहिए। रात की तारीकी का फायदा उठाओ और यहां से चले जाओ। मैं तुम सबको इजाजत देता हूं। खैमे में खामोशी छा गई, लेकिन कोई भी इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को तन्हा छोड़कर जाने के लिए तैयार न था। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की, हम आपके बगैर जिंदा रहकर क्या करेंगे? मुस्लिम बिन औसजा ने कहा, खुदा की कसम, अगर मुझे 70 मर्तबा कत्ल करके जिंदा किया जाए और फिर कत्ल किया जाए, तब भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। जुहैर बिन कैन ने कहा, हम अपनी जान, माल और सब कुछ आप पर कुर्बान कर देंगे। उस रात करबला के खैमों में इबादत, तिलावत और दुआओं की आवाजें गूंज रही थीं। कोई नमाज अदा कर रहा था, कोई कुरान की तिलावत में मशगूल था, कोई सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ मांग रहा था। ये वफादारी और ईमान की वो मिसाल थी जो तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। रात गुजरती रही और फिर 10 मुहर्रम यानी आशूरा की सुबह तुलू हुई। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फज्र की नमाज अदा की और अपने साथियों को सफों में तरतीब दिया। आपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। दाएं जानिब एक हिस्सा था, बाएं जानिब एक हिस्सा था और मरकजी हिस्सा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में था। दूसरी तरफ हजारों का लश्कर था और इधर चंद वफादार साथी। लेकिन हक हमेशा तादाद से नहीं, सच्चाई और ईमान से पहचाना जाता है। इमाम हुसैन दुश्मनों के सामने आए और उन्हें मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ लोगो, गौर करो, मैं कौन हूं? क्या मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा नहीं हूं? आपने मजीद फरमाया, क्या मेरा कत्ल इसलिए करना चाहते हो कि मैंने एक जालिम की बैत से इनकार किया है? लेकिन लश्कर पर खामोशी छाई रही। दुनिया की मोहब्बत ने कई दिलों को हक से दूर कर दिया था। जंग का आगाज होने वाला था। करबला की सरजमीन शहादत के खून से रंगने वाली थी और तारीख एक ऐसा बाब लिखने वाली थी जो कयामत तक इंसानियत को हक और बातिल का फर्क सिखाता रहेगा। आशूरा के दिन जंग का आगाज हो चुका था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के वफादार साथी एक एक करके मैदान में उतरते और बहादुरी की मिसाल कायम करते जा रहे थे। हर साथी जानता था कि ये जंग दुनिया हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि हक और इंसाफ के लिए है। मुस्लिम बिन औसाजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दिलेराना मुकाबला किया और शहादत का रुतबा पाया। हबीब इब्ने मुजाहिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के वफादार और बुजुर्ग साथी थे, उन्होंने भी मैदानी जंग में बेमिसाल बहादुरी दिखाई और शहीद हो गए। इमाम हुसैन अपने साथियों की शहादत पर गमगीन थे, लेकिन अल्लाह की रजा पर राजी थे। वक्त गुजरता गया और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हा के वफादार साथी एक एक करके शहादत का जाम पीते गए। फिर वो लम्हा आया जब अहले बैत के जवान मैदान में उतरने लगे। सबसे पहले इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हा के जवान बेटे हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हा मैदान में आने की इजाजत तलब करते हैं। हजरत अली अकबर अखलाक, सीरत और सूरत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मुशाबिहत रखते थे। रिवायत में आता है कि जब भी अहले बैत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते तो हजरत अली अकबर को देख लेते। जब हजरत अली अकबर मैदान में जाने लगे तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आसमान की तरफ नजर उठाई और दुआ की, ऐ अल्लाह, गवाह रहना कि उन लोगों की तरफ एक ऐसा जवान जा रहा है जो सूरत, सीरत और गुफ्तगू में तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबिहत रखता है। हजरत अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु मैदान में उतरे।
आपने दुश्मनों के सामने हक की सदा बुलंद की और दिलेराना मुकाबला शुरू कर दिया। आपने बहुत से मुकाबलों का सामना किया और बहादुरी की मिसाल कायम की, लेकिन प्यास की शिद्दत और मुसलसल जंग ने जिस्म को कमजोर कर दिया था। रिवायत के मुताबिक एक हमले में हजरत अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु जख्मी हो गए। आपने अपने वालिद इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को पुकारा। इमाम हुसैन दौड़ते हुए अपने बेटे के पास पहुंचे। बाप ने अपने जवान बेटे को जख्मी हालत में देखा तो दिल गम से भर गया। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, दुनिया तुम्हारी बात बेरंग हो गई। हजरत अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु शहादत का रुतबा पा गए। इमाम हुसैन ने अपने बेटे के जिस्म को उठाया और खैमों की तरफ ले गए। खैमों में गम की लहर दौड़ गई। लेकिन करबला का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंद हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान में जाने की इजाजत मांगी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। रिवायत के मुताबिक जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है, तो हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, आपके साथ हक के रास्ते में मौत शहद से भी ज्यादा मीठी है। ये अल्फाज वफादारी और ईमान की ऐसी मिसाल हैं जो कयामत तक याद रखे जाएंगे। हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बहादुरी से मुकाबला किया और आखिरकार शहादत का रुतबा पाया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल पर गम के पहाड़ टूट रहे थे, लेकिन आप सब्र और रज़ाए इलाही की मिसाल बने हुए थे। करबला की सरजमीन शहादत के खून से रंगीन होती जा रही थी। और अब वो लम्हा करीब आ रहा था जब वफादारी की सबसे अजीम मिसाल हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो मैदान में उतरने वाले थे। आशूरा का दिन अपने उरूज पर था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के अक्सर साथी शहादत का रुतबा पा चुके थे। खैमों में बच्चों की प्यास और औरतों का गम बढ़ता जा रहा था। दरियाए फुरात करीब था, लेकिन पानी तक पहुंचना नामुमकिन बना दिया गया था। खैमों से बच्चों की सदाएं बुलंद हो रही थीं, अल अतश, प्यास प्यास। हजरत अब्बास इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो इमाम हुसैन के भाई और लश्कर के अलमदार थे, बच्चों की प्यास बर्दाश्त न कर सकी। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो वफादारी, शुजात और कुर्बानी की ऐसी मिसाल थे कि तारीख उनका नाम हमेशा इज्जत से लेती है। आप इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के फर्जंद और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के वफादार भाई थे। जब खैमों से बच्चों की प्यास की सदाएं बुलंद हुईं, तो हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की, मेरे मौला, इजाजत दीजिए कि मैं बच्चों के लिए पानी ले आऊं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वफादार भाई को इजाजत अता फरमाई। हजरत अब्बास अपने घोड़े पर सवार हुए। हाथ में अलम था और दिल में सिर्फ एक तमन्ना, प्यासे बच्चों तक पानी पहुंचाना। आपने दुश्मनों के सफों का रुख किया। रिवायत के मुताबिक आपने बहादुरी से मुकाबला करते हुए दरियाए फुरात तक रसाई हासिल की। जब हजरत अब्बास पानी तक पहुंचे तो आपने अपने हाथ में पानी लिया, लेकिन फौरन आपको इमाम हुसैन, अहले बैत और प्यासे बच्चों की याद आ गई। रिवायत में आता है कि आपने पानी ना पिया और फरमाया, ए नफ्स, हुसैन प्यासे हैं और तू पानी पिए, ये मुमकिन नहीं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हो ने मशकीजे में पानी भरा और खैमों की तरफ रवाना हो गए, लेकिन दुश्मनों ने रास्ता रोक लिया। मशकीजे को निशाना बनाया गया। सख्त मुकाबला हुआ। रिवायत के मुताबिक इस मुकाबले में हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हो शदीद जख्मी हुए। आपने आखिरी दम तक मशकीजे और अमानत की हिफाजत की कोशिश की। आखिरकार ये अजीम सिपाही शहादत के रुतबे पर फाइज हुआ। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो को हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हो की शहादत की खबर मिली तो आप उनके पास तशरीफ लाए। रिवायत में आता है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो ने गम के इजहार में फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हो की शहादत ने खैमों में गम की एक नई लहर दौड़ा दी। प्यास अब भी बाकी थी, लेकिन करबला वालों का सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल भी कायम था। आशूरा